य एषः सुप्तेषु जाग्रति य एषः सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रदब्रह्मा तदब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते अमृतमुच्यते अस्मिन् लोकः अस्मिन् लोषः शतः सर्वे तनूनात्यपि कश्चन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया रहेंगे। सो कैसा चल रहा है पढ़ाई आपका? हाँ, अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कोई बात नहीं कर रहे तो मैं हूं ना। हेयर आई एम वंस अगेन एक नए और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है, CA CS CMA तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 मार्क्स देगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज गौर से पढ़िएगा, समझिएगा। एक एक एस्पेक्ट को आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है इसको देख के। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करें फिर। चलो, सेक्शन नंबर 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इस सीरीज में हम 139 टू 148 डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 139 से, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, चलिएगा। सबसेक्शन 1 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एट AGM। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जब भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा तो फर्स्ट ऑडिटर एक अपॉइंट होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर, और जो आगे AGMs में अपॉइंट होगा उसे बोलेंगे हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, तो मैं सबसेक्शन वाइज चलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने सबसेक्शन 1 सबसे पहले उठाया है, जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करेगा। ठीक है, चले आगे चलिएगा। क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय मेंबर्स फॉर 5 इयर्स। ठीक है, 5 इयर्स। ठीक है, मेंबर अपॉइंट करेंगे। AGM मेंबर्स की होती है। ठीक है, तो अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर करेंगे। ठीक है, फॉर 5 इयर्स। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा फॉर 5 इयर्स। सर कैसे? ठीक है, फर्स्ट AGM आपको पता होगा, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो फर्स्ट AGM होगी वहां पे फर्स्ट ऑडिटर रिटायर होगा। ठीक है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा। सर क्या पुराना ऑडिटर चला जाएगा? आप उसको भी रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको भी रीअपॉइंट कर सकते हैं, बट एट द एंड अगर वो भी रीअपॉइंट होगा तो भी उसे बोला जाएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो ठीक है, फर्स्ट AGM हुई कंपनी की। ठीक है, सेकंड हुई, थर्ड हुई, फोर्थ हुई, फिफ्थ हुई। सर फिफ्थ में अब तो रिटायर हो जाएगा। आप बताओ सर, हो जाना चाहिए क्या फिफ्थ में रिटायर? नहीं, फिफ्थ में कैसे होगा? फर्स्ट में अपॉइंट हुआ है 5 इयर्स के लिए, तो 6th AGM तक चलेगा ना। तो इसका टेन्योर रहने वाला है 6 AGM तक। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर शैल बी रेक्टिफाइड बाय मेंबर्स। ठीक है, अब एक बात बताओ सर, एक बार अपॉइंट किया फॉर 5 इयर्स तो कुछ नहीं करना, हर AGM में रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट अप्रूवल देनी पड़ेगी। जी, हम इसी ऑडिटर के साथ आगे अगले साल भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई बात समझ में? चलें आगे। बहुत सिंपल टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। चलो, अब एक बात बताओ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है, हुआ कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए आपको शायद ईयर्स दिख नहीं रहा है नीचे विजिबिलिटी की वजह से। ठीक है, 5 इयर्स के लिए अपॉइंटमेंट हुआ। किसने किया था? मेंबर के लिए नहीं किया था। अब छठी AGM हुई, पहले फर्स्ट AGM में किया था, अब 6th AGM में दोबारा से अप्रूवल होगा। ठीक है, दोबारा से अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो यहां से इसका टेन्योर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक और बात कहना चाह रहा है, देखिएगा, यहां पे इसका टेन्योर फिनिश, खत्म। ठीक है, इफ द अपॉइंटमेंट इज रेटिफाइड बाय द मेंबर। ठीक है, अगर रेटिफाई हो गया तो ये आगे कंटिन्यू करेगा, और अगर रेटिफाई नहीं होता, यानी सब्सिक्वेंट अप्रूवल हमने इन सालों में नहीं दी है, हमने इन सालों में नहीं दी है, इन ईयर्स में नहीं दी है, तो क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर रेटिफाई हो गया तो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर लेगा, और अगर नहीं हुआ है तो वैकेट करना पड़ेगा इसको ऑफिस। ठीक है, और कैजुअल वैकेंसी जनरेट हो जाएगी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। वो देखेंगे, सारी डिस्कशन हम करेंगे इस लेक्चर में। आई बात समझ में? अभी इतना सा समझ आया आपको? चले आगे। तो यहां पे 7th AGM में दोबारा 8, 9, 10, 6 में आपको पता होगा दोबारा एक ऑडिटर अपॉइंट होगा। 6th AGM में वो रिटायर हुआ तो नया आएगा, वो 7th, 8, 9, 10 एंड 11 तक कंटिन्यू करेगा, और यहाँ पे उसका टेन्योर फिनिश हो जाएगा। समझ आई बात? चले आगे। अभी आप में इसमें ना एक ट्विस्ट भी आएगा आगे, जो अभी मैंने 5 इयर्स की बात की है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है,
चलो सर कर लेंगे, आप कह रहे हो तो चलो डन। चले आगे, चलो अब बात करते हैं हम फर्स्ट ऑडिटर की, ठीक है। सबसेक्शन 6 एंड 7 में फर्स्ट ऑडिटर की बात किया जाएगा। चलो ठीक है, अगर कंपनी, हाँ अगर कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, यानी नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं, इन केस ऑफ कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी का, ठीक है, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन से, हाँ मैक्सिमम 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन से अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाते हैं 30 डेज के अंदर, तो ईजीएम बुलाई जाएगी, जिसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हाँ एजीएम नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं है और अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, हाँ तो अभी इतनी जल्दी एजीएम बुलाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ईजीएम बुलाई जाएगी, ठीक है। ईजीएम बुलाएंगे और 90 डेज के अंदर ईजीएम में उसको अपॉइंट हो जाएगा। सर 90 डेज मतलब यहां पे 60 डेज और मिलेंगे, टोटल 90 डेज का टेन्योर रहेगा। और सर ईजीएम में कौन करता है, ऑब्वियसली मेंबर्स ही करेंगे। आई बात समझ में, पक्का। चलो अब गवर्नमेंट कंपनी की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी, जीसीसी बोलते हैं जिसे हम। चलो सर कह रहा है रजिस्ट्रेशन हुआ उस कंपनी का, मैक्सिमम 60 डेज के अंदर पहला राइट जाएगा सीएजी के पास, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजीआई भी बोलते हैं इसे और सीएजी भी बोलते हैं, ठीक है। 60 डेज के अंदर, ठीक है। अगर 60 डेज में वो नहीं कर पाते हैं, हाँ तो इन नेक्स्ट 30 डेज, 30 डेज के अंदर 60 डेज खत्म होने के अगले 30 डेज, यानी यहां से लेकर अगर बात करें तो 90 डेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर राइट जाएगा किसके पास, बोर्ड के पास, ठीक है। और अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता है, हाँ बोर्ड भी नहीं कर पाता है, तो 60 डेज के अंदर ईजीएम बुला के खत्म कर देंगे, मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे। एक बात समझ आए आपको, देखो यहां पे एक्स्ट्रा 60 डेज फॉर मेंबर्स, यहां पे 60 डेज फॉर मेंबर्स, यहां पे 30 डेज फॉर बोर्ड, यहां पे 30 डेज फॉर बोर्ड, बट यहां पे जो 60 डेज एक्स्ट्रा है ना, वो सीएजी के बस, बाकी सिमिलर है। यानी यहां मैक्सिमम 90 डेज का टेन्योर है हमारे पास, यहां पे 150 डेज का टेन्योर है फर्स्ट ऑडिटर में, ठीक है, समझ आया। और जो फर्स्ट ऑडिटर है वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम में सबसेक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा। आई बात समझ में, पक्का, डन। चले आगे फिर, चलिए सर कह रहे हैं तो आप मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, किस हिसाब से हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। सर कहां से कोई भी उठ के आ जाएगा पर्सन, नहीं, आइए देख लेते हैं। ऑडिट कमेटी, हाँ अगर जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है, सेक्शन 177 में 177 में हम डायरेक्टर्स के साथ देखते हैं इसको तो वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है, वो नेम ऑफ इंडिविजुअल और फर्म, ठीक है, एक सिंगल प्रोप्राइटरशिप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपनी फर्म रन कर रहा है वो भी अपॉइंट हो सकता है, और फर्म जो पार्टनरशिप फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वो भी हो सकती है। समझ आई बात। सर ठीक है, दोनों 5 साल के लिए होंगे, नहीं सर दोनों 5 साल के लिए नहीं होते, ये बात आपको बताएंगे, मैंने आपको बताया था ना ट्विस्ट आएगा, वो यही ट्विस्ट है, आगे डिस्कस करते हैं अभी इसको, ठीक है। वो नेम रिकमेंड करेगा बोर्ड को, ठीक है। अगर 2 केस होंगे, या तो बोर्ड एग्री कर जाएगा, और अगर एग्री कर जाएगा तो रिकमेंड द सेम टू मेंबर्स, वो आगे जाके उसी रिकमेंडेशन को मेंबर्स को डिस्कस कर देंगे, जी हमारे हिसाब से और ऑडिट कमेटी के हिसाब से ये बंदा ठीक है या ये फर्म ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। और अगर वो डिसएग्री करते हैं तो हम वापस कह देंगे जी ऑडिट कमेटी को, जी हमें आपकी रिकमेंडेशन पसंद नहीं आई है, ठीक है, रेफर बैक द रिकमेंडेशन फॉर रिकंसिडरेशन एंड साइटिंग द रीजन फॉर, और साथ में रीजन बता देंगे क्यों नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट कमेटी डिसाइड नोट, देखो फिर ऑडिट कमेटी, एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं, एसी डिसाइड नोट टू रिकंसिडर ओरिजिनल रिकमेंडेशन, वो देखेगी ठीक है उसको नहीं करना दोबारा से ठीक है। उसके बाद अगर उसने नया दिया, ठीक है, नया नाम दिया, तो बोर्ड उस पर अगर एग्री कर जाएगा तो वही काम हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है सेकंड टाइम भी बोर्ड एग्री ना करे, हाँ तो क्या होगा, वो फिर से रीजन बता देगा, ठीक है, और फिर अपनी खुद की एक रिकमेंडेशन मेंबर्स को दे देंगे, ठीक है, फिर वो मेंबर्स उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। समझ आया, समझ आई। एसआर नहीं होगा, ओआर पास होगा, इसमें आपको पता है 51% ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही ऑडिटर अपॉइंट हो जाते हैं। आई बात समझ में,
दो बार एसी की रिकमेंडेशन ले सकते हैं हम। अगर बोर्ड एग्री कर गया तो ओके, बोर्ड आगे फॉरवर्ड कर देगा। अगर बोर्ड एग्री नहीं करता थर्ड टाइम तो फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देगा मेंबर्स को और मेंबर उसी को कंसीडर करके आगे चलेंगे। आई बात समझ में? पक्का? तो आपको पता चला कि कहां से सिलेक्ट हो रहे हैं ऑडिटर। चलिएगा, कह रहे आप सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर को अपॉइंट किया तो उससे कुछ सर्टिफिकेट और कुछ बातें करेंगे। फर्स्ट कह रहा है उससे रिटर्न कंसेंट ले लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे कि उसकी प्रिस्क्राइब लिमिट में वो है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। आपको पता है ऑडिटर्स की भी लिमिट होती है कि वो कितनी एक साल में ऑडिट्स कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सर क्या क्या डिस्कस करेंगे? बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। प्लस सर्टिफिकेट लेंगे कि ऑडिटर सेटिस्फाई कर रहा है 141 को। सर ये 141 क्या है? और पेशेंस तो रखो, 141 आने वाला है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब भी रुको, एक लिंक बना रहना चाहिए ना सर। मैं वहां पे 141 के साथ डिस्कस करूंगा कि सर यहाँ पे डिस्कस की करा हमने ये बात, तो वहां जाके लिंक करो, ठीक है। तो एक लिंकेज चलनी चाहिए, इसलिए इसको यहाँ छोड़ के मैं यहाँ से उठाऊंगा आगे ताकि आपका ये भी याद रहेगा आपको और वो भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिटर्न कंसेंट ले लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड लिमिट का सर्टिफिकेट लेंगे और 141 की चेक करेंगे। चलो जी सर, ओके। सेकंड, अगर सब ठीक है तो ओआर पास कर देंगे अपॉइंट करने के लिए ऑडिटर को, हमने अभी बात की, ओआर पास कर देंगे। थर्ड, कंपनी कर देगी इन्फॉर्म ऑडिटर को कि जी आप अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, कंपनी फाइल करेगी आरओसी को 15 डेज में फॉर्म 81, देखो जी हमने अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। आई बात समझ में? 4 स्टेप, पहला ऑडिटर से मांगा, दूसरा हमने कंपनी ने मेंबर्स ने ओआर पास किया, तीसरा ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दिया, फोर्थ आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया। आई बात समझ में? चले आगे, चलिएगा। सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4, 2, 3, 4 इन तीनों की बात इकट्ठी होगी। इस पे रोटेशन की बात करेगी, ट्विस्ट आ रहा है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। हाँ क्या होता है सर ये रोटेशन? समझते हैं लो जी। लिस्टेड कंपनी, हाँ पहली बात। दूसरी बात, अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ओके सर। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, ठीक है। ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर अबव मेंशन, कैसा? 10 करोड़ और 50 करोड़, ठीक है। बट क्या? पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, ठीक है। दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस दोनों को देखेंगे, ठीक है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए दिस और दिस कंडीशन देखी जाएगी, प्राइवेट कंपनी के लिए दिस और दिस। इन दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई हो गई, एक भी, तो बात चलेगी आगे, ठीक है। सुनेगा सर ये कुछ समझ नहीं आया, अभी आएगा देखो। नोट टू रीअपॉइंट, देखो क्या कहना चाह रहा है, पहले सुन लीजिए। इंडिविजुअल एज ऑडिटर, हाँ जो हमने इंडिविजुअल अपॉइंट किया था, याद है? इंडिविजुअल ऑब्लिक करके फॉर्म था, तो अगर इंडिविजुअल है तो उसका एक ही टर्म रहेगा 5 ईयर का, वो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इंडिविजुअल एज ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। 5 साल कार्यकाल खत्म होने के अगले 5 साल तक वो कंपनी का दोबारा ऑडिटर नहीं बन सकता, यानी 5 साल दोबारा उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? पक्की बात है। कूलिंग पीरियड बोलते हैं, 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। अब आप शांत रहो, 5 साल हमारी कंपनी के आसपास मत दिखना। आई बात समझ में? और अगर यही फर्म है तो हम उसको 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 years के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, यानी 10 साल के लिए, ठीक है। और वो 2 टेन्योर खत्म होने के उसके लिए भी 5 साल का कूलिंग पीरियड रहने वाला है। आई बात समझ में? ठीक है। अब सुनेगा, ये सब बातें थी इसलिए, अब समझ आ गया होगा आपको पक्का। अगर लिस्टेड कंपनी है तो ये सारी बातें अपने आप एप्लीकेबल है। अगर अनलिस्टेड कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, ठीक है। या फिर वो नहीं है पर उसकी लोन्स एंड बोरोइंग्स जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। और प्राइवेट के लिए 50 करोड़ और 50 करोड़ दोनों वाली बात है। आई बात समझ में? पक्का। चले आगे, ये बात कही गई है 2 to 4 में, ठीक है, सबसेक्शन 2 to सबसेक्शन 4 में। चलो सर, कैजुअल वैकेंसी की बात करेंगे अब, जो हमने देखा था वैकेट करना पड़ेगा उसको। चले आगे, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 की बात कर रहा है, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर, ठीक है। देखो उसको बैग पैक करना पड़ेगा, बस्ता लेके, ठीक है। जैसे हम ऑफिस से रिटायर होते हैं या फिर हमें निकाला जाता है तो हम एक कार्टन बनाते हैं जिसमें अपना सारा सामान डालते हैं और उठा के चल देते हैं। अपने मूवीज में बहुत देखा होगा ना, फिर एक सैड सॉन्ग पीछे से चल रहा होता है, ठीक है।
और फिर मन में कुछ गंदी बातें भी आ रही होती है, गालियाँ बॉस के लिए, उसके हमें निकाल कैसे दिया, ये वो फलाना डिमका, है ना। चलिएगा, चलिए, इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी अदर देन जीसीसी, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी और गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी दोनों के बारे में बात करेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी दोनों के बारे में। चलिएगा, अगर वैकेंसी हुई तो 30 डेज का टाइम है, देख लो सबसे पहले दोनों के लिए। अब इसके पास जाएगा बोर्ड, यहाँ पे जाएगा सीएजी। आपको याद है अपॉइंटमेंट में भी ऐसे ही जा रहा था फर्स्ट ऑडिटर का, पहले बोर्ड जा रहा था नॉन में और सीएजी जा रहा था गवर्नमेंट में, ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पे 30 डेज का टाइम है। कैजुअल वैकेंसी होगी तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी 30 डेज के अंदर, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी इन 30 डेज, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर इफ नॉट मेड इन 30 डेज, ठीक है, तो फिर बोर्ड के पास राइट चला जाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के केस में। और यहाँ पे सुनिएगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में दो केसेस आ रहे हैं। इफ रीजन ऑफ कैजुअल वैकेंसी, अगर कैजुअल वैकेंसी इज रेजिग्नेशन, देन हमें बोर्ड ने अपॉइंट तो कर दिया बट अप्रूव कराना पड़ेगा हमें ओआर से जीएम के अंदर विद इन 3 months ऑफ बीआर इन बीएम। मतलब सर, अगर बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया 30 डेज के अंदर तो भी काम नहीं चलेगा, हमें मेंबर्स की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, जो 3 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी, एजीएम करानी पड़ेगी। मतलब समझ आई बात, एजीएम के टाइम के अंदर। सर पक्की बात है ऐसी, ये सिर्फ रेजिग्नेशन के केस में। अगर इफ रीजन ऑफ सीवी इज रेजिग्नेशन, यहां पे नोट कीजिए, अगर वो रेजिग्नेशन के अलावा कोई और रीजन है, ठीक है, डेथ, अनसाउंड माइंड, वट एवर मे बी द रीजन, ठीक है, अदर देन रेजिग्नेशन, उसने खुद नहीं किया, ठीक है, तो बोर्ड अपॉइंट कर देगा, बट सब्सिक्वेंट अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेजिग्नेशन के केस में लेने की जरूरत है, ठीक है। ऑडिटर छोड़ के जा रहा है तो हो सकता है ना यार कुछ कंपनी में डिस्क्रिपेंसीज हो, उसको कुछ ऐसा फ्रॉड मिल गया हो, इसकी वजह से उसको काम करने में दिक्कत हो रही हो या मैनेजमेंट साथ ना दे रही हो, जो भी है, इसलिए वो खुद छोड़ के जा रहा है। बट अदर देन रेजिग्नेशन है तो फिर बोर्ड अपॉइंट कर देगा, काम चल जाएगा। आई बात समझ में, पक्की बात है। चले आगे, पक्का, चलो। 139(9) रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर की बात करेंगे। देख लीजिए, ये 3 सेक्शन हम साथ पढ़ेंगे, अब इसमें देखेंगे 139(5) और 139(10). पहले डिस्कस करते हैं 139(9) को। कह रहा है इफ एनी एजीएम रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड, कब रिटायरिंग ऑडिटर दोबारा से रीअपॉइंट हो जाएगा, जब ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, उसने कोई डिस्क्वालिफिकेशन अटेन नहीं कर रही है। सर ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, अभी बताएंगे आपको ये भी, ठीक है। ही हैज नॉट गिवन द कंपनी ए रिटन नोटिस ऑफ हिज अनविलिंगनेस, उसने खुद ही बोल दिया सर मैं दोबारा रीअपॉइंट नहीं होना चाहता। अगर ऐसा नहीं है तो उसको रीअपॉइंट कर लो, ठीक है। और एक एसआर पास हो चुका है स्पेसिफिकली कि नहीं यार किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट इस ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे। हमने साफ मना कर दिया यार ये ऑडिटर दोबारा नहीं चाहिए हमें अपनी कंपनी में, ठीक है, इसके अलावा कोई भी चलेगा, ठीक है। तो एसआर पास हो चुका है। 3 केस अगर है तो उस केस में ऐसा चलेगा, ठीक है। अगर ये 3 केस है, अगर इसको हम उल्टा पढ़ के देखते हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है, उसने खुद मना कर दिया तो नहीं करेंगे, एसआर पास हो गया तो उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। अगर ये नहीं है तो अनटिल अनलेस ये 3 नहीं है तो इसको रीअपॉइंट कर लिया जाएगा। आई बात समझ में, पक्का। 139 समझ आ रहा है, चलिएगा। 139 सबसेक्शन 5 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब आपने फर्स्ट देखा था 139(1), वो था नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट कंपनी के केस में, ठीक है, वो भी देखते हैं। पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। Where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor will continue, ठीक है। ये तो बात आप नॉर्मल है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हम खाली नहीं रख सकते ना उसका ऑफिस, ठीक है। अगर वो अपॉइंट नहीं हो रहा है या उसकी जगह कोई और नहीं हो रहा है तो उसी को अपॉइंट कर लेंगे दोबारा। आ जा भाई, आज आप क्या कर सकते हैं, तेरी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, तेरी मजबूरी, आना पड़ेगा तुझे, ओके, ठीक है। चले आगे, तो आप देख लेते हैं। CAG shall appoint the auditor inside company, he will continue till the conclusion of AGM, ठीक है। सर इसके केस में वो 5 साल वाला नहीं है, नहीं, यहाँ पे CAG हर साल अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। और ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी हर साल के 100, जब आपका साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो 30 सितंबर तक आपका ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए, ठीक है, CAG के द्वारा। समझ आई बात, चलिए सर।
अगर कंसिक्वेंसेज इफ नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट एजीएम, ठीक है। तो वही हमने अभी वही बात। चलें आगे, चलिए पहले पढ़ते हैं हम सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 को, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। 5 साल का टर्म नहीं हुआ है बट उससे पहले उसको हम रिमूव कर रहे हैं। चलिएगा, हाउ टू रिमूव ऑडिटर, ठीक है। पहले तो सबसे पहले पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन कि नहीं यार अब हमें ये नहीं चाहिए बंदा, ठीक है। विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन हम सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेंगे एडीटी 2 में। एडीटी 1 कहाँ गया था, आरओसी को बताने के लिए गया था ना। अब सीजी की अप्रूवल लेंगे एडीटी 2, ऑडिटर का फॉर्म है ये, ठीक है। और विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल, हाँ 60 दिन में गवर्नमेंट की अप्रूवल आने के बाद एसआर पास करके जीएम में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जीएम में हम उसको रिमूव कर देंगे। आई बात समझ में, चलेगा। उसके बाद कह रहा है सेक्शन, अच्छा सुनिएगा, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन फॉर रिमूवल, ठीक है, ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है, ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन अ रिस्पॉन्स। देखो ये सीधी सी बात, इसको आप सीधी सी बोलिए, आरओबीएच, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसको हटाने से पहले यार उसको अपॉर्चुनिटी तो दो कि यार उसको कुछ बोलना है तो वो बता सके, बोल सके, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 और 3 में रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर की बात करेंगे। यहां रिमूव किया, यहां वो खुद छोड़ रहा है, ठीक है। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है, अगर उसने छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसने एक लेटर सबमिट कर दिया, अपने पेपर डाल दिए, फाइल स्टेटमेंट इन एडीटी 3 अलोंग विद रीजन, किस किस को, कंपनी को, आरओसी को, सीएजी, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी का रोल हमेशा गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज में ही आएगा, ठीक है, समझ आया। चले आगे, पक्की बात है, चलिएगा, बहुत सिंपल टर्म्स में हमने भी बात की इस वाले को, बहुत सिंपल। चले आगे, चलिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहा है, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अब उस पर्सन को रीअपॉइंट ना करके हम कोई नया पर्सन लेके आ रहे हैं, ठीक है। एलिजिबल मेंबर कौन कर सकता है उसको, देखिएगा, अगर वो मेंबर 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर रखते हैं या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख, हाँ उस मेंबर के पास शेयर 5 लाख के हैं जो लोअर है, ठीक है, वो देख लेंगे, वो मेंबर्स एलिजिबल हो जाएंगे। लेट्स से 1% वोटिंग पावर है, ठीक है, 1% वोटिंग पावर शेयर बनाती है हमारे 7 लाख के, ठीक है। 7 लाख शेयर लेने के बाद उसको 1% वोटिंग पावर मिल रही है, ठीक है, और 5 लाख, तो विच एवर होगा तो लोअर वाला कंसिडर करके चलेंगे। वो पर्सन जो 5 लाख के अंदर आ गया है, ठीक है, उनके पास ये राइट आ जाएगा। क्या करेंगे वो कंपनी को बोलेंगे देखो 14 डेज बिफोर एजीएम, हाँ वो एजीएम होने से, आपको पता है एजीएम में अपॉइंट होगा तो 14 दिन पहले, एजीएम से पहले स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा उनको, क्या कहते हुए कि अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ए पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, प्लीज उसको अपॉइंट नहीं करना, हमें किसी और को चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, ये बोल देंगे कि यार हमें ये बंदा नहीं चाहिए दोबारा, ठीक है। कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को कॉपी भेज देगी नोटिस की, ठीक है, समझ आई बात, पक्का। ऑडिटर देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा कंपनी को, रिक्वेस्ट करेगा ये रिप्रेजेंटेशन आप प्लीज मेंबर्स को सबमिट कर दीजिए, सर्कुलेट कर दीजिए। आई बात समझ में, इतनी सी बात। पहले मेंबर्स बोलेंगे कंपनी को बोला जाएगा कि प्लीज हमें ये ऑडिटर नहीं चाहिए, कंपनी ऑडिटर को बोलेगी जी आपको अपॉइंट नहीं करना चाहते हमारे मेंबर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा कि यार सर मेरे को अपॉइंट होना है या ये है जो भी वो बोलना चाहता है, बट हाँ डेरोगेटरी मार्क्स नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है, गलत बातें ना बोले वो कंपनी के लिए, ठीक है, और वो सर्कुलेट की जानी चाहिए मेंबर्स को। इतनी सी बात समझ आई अभी तक 144 में, ठीक है, आगे चले। उसके बाद कह रहा है वेदर ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं इज बीइंग अब्यूज्ड बाय रिटायरिंग ऑडिटर, ठीक है। अगर हमने उसको रिप्रेजेंटेशन का राइट दे दिया, हाँ, और उसने कुछ गलत हरकत कर दी कंपनी के साथ या डेरोगेटरी रिमार्क्स पास ऑन कर दिए और ट्राइब्यूनल को लगता है हाँ उसने ऐसा किया है, अगर किया है तो ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, ऑर्डर देगा एक ट्राइब्यूनल क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सर्कुलेटेड टू मेंबर्स को मत भेजो भाई, कोई जरूरत नहीं है, या फिर एजीएम में भी रीड करने का मौका मत दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है अगर, हाँ, तो कंपनी एवरी मेंबर के साथ देखो स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड बाय रिटायरिंग ऑडिटर इन द नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन सेंड टू मेंबर,
तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नोटिस जो जाएगा हर मेंबर को वो साथ चली जाएगी। ठीक है, समझ आई बात? समझ आई इतनी सी बात। अगर ट्राइब्यूनल को नहीं लगता कि उसने कुछ गलत नहीं किया ऑडिटर ने, हाँ, तो उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन स्पेशल नोटिस के साथ जाएगी जो मेंबर्स को जाता है एजीएम का। ओके, कह रहा द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेड बाय रिटायरिंग ऑडिटर शैल बी रीड एट एजीएम इफ, वो एजीएम में भी रीड करने का उसको मौका दे सकते हैं। कब? द कॉपीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन वर नॉट सेंट टू मेंबर्स, मेंबर्स को नहीं भेज पाए हैं बिकॉज द रिप्रेजेंटेशन वाज रिसीव्ड बाय कंपनी टू लेट और बिकॉज ऑफ कंपनी डिफॉल्ट, खुद कंपनी ने खुद भी गलती कर दी या फिर उसको लेट मिली थी ऑडिटर की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्लस ट्राइब्यूनल हैज नॉट पास एनी ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग रिट, अब ट्राइब्यूनल ने ऐसा कोई ऑर्डर पास भी नहीं किया, ये वाला नो वाला, तो फिर राइट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर का रहेगा कि वो ओरल रिप्रेजेंटेशन दे सकता है एजीएम के अंदर। समझ आएगा? पक्का 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 पक्का। चले आगे, चलिएगा सर। तो 140 सबसेक्शन 4 आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, रिमूव अपॉइंटिंग की बात करें, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर में क्या क्या करना है। चलिए आगे। अब 5P कह रहा है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू ऑर्डर चेंज द ऑडिटर, वो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे रहा है कि प्लीज इस ऑडिटर को आप अपनी कंपनी से हटाओ, चेंज करो। कब कब दे सकता है वो? ट्राइब्यूनल बाय ओन, हाँ, वो खुद भी कर सकता है या फिर सीजी ने एप्लीकेशन दी हो, सीजी ने इंक्वायरी कराई हो, इन्वेस्टिगेशन कराई हो और उसको लगता है कि ऑडिटर सही नहीं है। ठीक है, तो ऑन इट्स ओन और सीजी। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे देगा विद इन 15 डेज। ठीक, विद इन 50 डेज खुद भी, या सीजी ने बोला हो तो 15 डेज में। इफ सेटिस्फाई, तो ऑडिटर एक्टेड कब कब, देखो कब कब दे सकता है। ऑडिटर एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड, कुछ गलती किया उसने, ठीक है, उसने फ्रॉड किया, कुछ किया, तो वो ट्राइब्यूनल बोल देगा चेंज करो अपना ऑडिटर, भाई नहीं चाहिए ऐसे फ्रॉड वाले बंदे, आयुष सर जैसे अच्छे ऑडिटर चाहिए हमें। ठीक है, चले। वंस द फाइनल ऑर्डर इज डन देन ऑडिटर विल नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट 5 years, 5 साल के लिए। अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद वो हटा दिया गया है तो 5 साल तक दोबारा कंपनी का ऑडिटर नहीं बनेगा। आई बात समझ में? पक्का। चलिए आगे। कह रहे रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, उसका समअप करके जो था वो सारा समअप है, ये समरी प्लीज आप उसको रीड कर लीजिएगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, प्लीज अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चले आगे, चलिएगा। आ गया है 141 जिसकी हमें दरकार थी पीछे, 141। ठीक है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, यानी 141 में उसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बातें कर रहे थे हम। ठीक है, चलिएगा। 141 1 and 2 क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सबसे पहली, एन इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। ठीक है, सीए, मैं सीए तभी अपॉइंट हो सकता हूं। आई बात समझ में? पक्का। चले आगे, चलिए सर। बी, ए फर्म वेयर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, अगर फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिस इन इंडिया, वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया में, मेजोरिटी फर्म है 10 है, 10 पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर्स, 6 मिनिमम 6 प्रैक्टिस करने चाहिए इंडिया में, आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मेजोरिटी पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिस करते होने चाहिए। ठीक है, इंडिया इंडिया, आई बात समझ में? देख लो, मेजोरिटी पार्टनर 3 है तो 2 होने चाहिए। ठीक है, सी, वेयर ए फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी ओनली द सीए पार्टनर शैल बी ऑथोराइज्ड टू एक्ट और साइन ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। लेट्स से एक फर्म है, ठीक है, उसमें सीए भी है और सीएस भी है, तो सीए वाले ही साइन कर सकते हैं बस। ये बात समझ में? पक्का। देख रहे हो हमारा ओहदा देख रहे हो। चले आगे, चलो। 3 डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। 1 and 2 में हमने क्वालिफिकेशन देख ली, 3 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। ओके सर। फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। आइए सर बताइए फिर। ए बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, यानी एक कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, एक कंपनी नहीं हो सकती, सिर्फ एक बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी ही है जो अपॉइंट हो सकती है एज ए ऑडिटर। ठीक है, चलिएगा। बी, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, लेट्स से एक कंपनी है, उसका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बंदा डायरेक्टर ही, डायरेक्टर या कोई एम्प्लॉय ऑडिटर है, सीए है, प्रैक्टिस भी करता है अपनी साइड बाय साइड, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एसोसिएटेड है कंपनी के साथ। ठीक है, और हमें यहाँ पे अनबायस्ड पर्सन चाहिए। ठीक है, ऑडिटर अनबायस्ड होना चाहिए हमेशा।
ठीक है। ये दो देख लीजिए ये सारे ऑफिसर्स हैं कंपनी के। बॉलीवुड लिमिटेड एक कंपनी है जिसके ये सारे ऑफिसर्स हैं, तो ये पॉइंट नहीं हो सकते। समझ आई बात? पक्का? चलें आगे। डन। ओके। A person who is a partner, a person who is a partner or who is in employment of an officer or employee of the company। अपने हमने बी में पढ़ा ऑफिसर और एम्प्लॉय। लेट्स से अब मैं ऑफिसर नहीं हूं, एम्प्लॉय नहीं हूं, बट मैं पार्टनर हूं या फिर मैं उनकी फर्म में जॉब कर रहा हूं एज ए सीए, ठीक है, तो मैं भी नहीं बन सकता ऑडिटर ऑफ द कंपनी। आई बात समझ में? ये ऑफिसर्स है, ठीक है। तो फराह लिमिटेड है, देखो फराह एक ऑफिसर है बॉलीवुड लिमिटेड की और उसके पार्टनरशिप फर्म है आमिर के साथ, तो फराह आमिर एंड कंपनी। हाँ, तो फिर ये देख लीजिए आमिर खान भी नहीं बन सकता है ऑडिटर, क्योंकि वो ऑफिसर के साथ पार्टनरशिप फर्म में है, ठीक है। चलिए आगे। पक्का? चलिएगा सर आगे। टी, ए पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, ठीक है, उसका रिलेटिव पार्टनर भी नहीं बनेगा। फर्स्ट कब? सुनिएगा। इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी। लेट्स से मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं या मेरा रिलेटिव या मेरे पार्टनर, ठीक है, अगर उनका ऐसा कुछ रिलेशनशिप है जो अब हम पढ़ने वाले हैं, हाँ, तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता हूं। कब? इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कंपनी और उसकी सब्सिडरी और उसकी होल्डिंग और उसकी एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। ओ सर ये क्या बोले आप? लेट्स मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। एक कंपनी है ए लिमिटेड, तो इस ए लिमिटेड में सिक्योरिटी होल्ड कर रहा हूं या इसकी सब्सिडरी में कर रहा हूं, ठीक है, या इसकी एसोसिएट में कर रहा हूं या इसकी होल्डिंग में कर रहा हूं, ठीक है, या फिर इस होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी है उसमें भी कर रहा हूं, ठीक है, तो नहीं बन सकता मैं क्या? ऑडिटर। चलिए सर, ये बॉलीवुड लिमिटेड है, देख लीजिए। एक अमिताभ लिमिटेड है जो होल्डिंग है, एक जया लिमिटेड है जो इस अमिताभ की सब्सिडरी है, ठीक है, एक आराध्या लिमिटेड है जो बॉलीवुड के एसोसिएट है, एक ऐश्वर्या लिमिटेड है जो सब्सिडरी है। समझ रहे हैं? देखिएगा, ये होल्डिंग हो गई, ये एसोसिएट हो गई, ये सब्सिडरी हो गई, ये सब्सिडरी हो गई उस होल्डिंग की, ठीक है। तो या तो इस कंपनी में तो है ही है, इन सब में भी अगर मैं होल्ड कर रहा हूं सिक्योरिटीज तो भी। और अभिषेक जी हैं वो सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं 10,000 रुपए की इन ऐश्वर्या लिमिटेड, तो अभिषेक जी एलिजिबल नहीं है ऑडिटर बनने के, ठीक है, बॉलीवुड लिमिटेड में। सुनिएगा, आई बात समझ में? पक्का? चलो आगे चलते हैं। ये देखिएगा, डी, ए पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, ठीक है, इज होल्डिंग सिक्योरिटी, ठीक है, प्रोवाइडेड, अब उसी के आगे की बात कर रहा है। रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी, हाँ, अप टू 1 लाख फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू 1 लाख तक की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है रिलेटिव, बट मैं तो 1 रुपए की भी नहीं कर सकता अगर मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं तो। बट रिलेटिव के लिए हमने दे दिया 1 लाख रुपए की लिमिट का, ठीक है। इफ रिलेटिव एक्वायर्स एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट अबव 1 लाख, हाँ, तो करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे टू मेंटेन द लिमिट, हाँ, विद इन 60 डेज ऑफ सच एक्शन, ठीक है। लेट्स से मैं ऑडिटर बन गया, ठीक है, और मेरे ऑडिटर बनने के बाद रिलेटिव ने 1 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटी होल्ड कर ली है, तो करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे ताकि मैं वापस 1 लाख तक लेके आऊं उसको। देखो रिलेटिव तो ये सारे हैं। सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड पॉइंट सुनिएगा क्या कह रहा है। इज इन डेब्ट, ठीक है, मैं, मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर अगर डेट है हमारे ऊपर कंपनी का, सब्सिडरी का, होल्डिंग का, एसोसिएट का और वही सारी 5 लाख से ज्यादा का, तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। आई बात समझ में? पक्का? थर्ड बात कह रहा है, अगर हैज गिवन गारंटी, गारंटी भी दी है और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद डेट, कोई भी डेट के लिए, हाँ, मैंने गारंटी दिया या सिक्योरिटी दिया है किसके लिए? थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, और सब्सिडरी में, होल्डिंग में, एसोसिएट में, वही सारा 1 लाख से ऊपर की, तो भी मैं नहीं बन सकता। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। लेट्स से एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसको लोन लेना था, ठीक है, और उसको लोन लेने के लिए मैंने गारंटी दे दी 1 लाख से ज्यादा की, ठीक है, या मैंने अपनी सिक्योरिटीज दे दी, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा की, ठीक है, इन रिलेशन टू किस किस कंपनी में?
किस किस कंपनी में? वही सारी कंपनीज, उस खुद की कंपनी में जिसमें वो ऑडिटर बनना चाहता है, होल्डिंग में, एसोसिएट में, सब्सिडरी में और होल्डिंग की सब्सिडरी में, ठीक है, तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ए पर्सन और ए फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है, मेरा या मेरी जो भी अपॉइंट होने वाली है फर्म, उसका डायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है उसी कंपनी के साथ या उसकी होल्डिंग के साथ, ठीक है, एसोसिएट के साथ, सब्सिडरी के साथ, ठीक है, तो भी नहीं हो सकता। और एसोसिएट, ठीक है, होल्डिंग के यहाँ पे बात आ रही है सब्सिडरी की भी और होल्डिंग की, एसोसिएट की भी, कहीं भी बिजनेस रिलेशनशिप है तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता या फर्म नहीं बन सकती। आई बात समझ में? चले आगे, चलिए इधर। एफ, ए पर्सन हुज रिलेटिव इज ए डायरेक्टर, मेरा रिलेटिव डायरेक्टर है या एम्प्लॉयमेंट है कंपनी में एज ए केएमपी पोजीशन भी होल्ड कर रहा है तो भी मैं नहीं बन सकता, ठीक है, पक्का? सुन लीजिए, बॉलीवुड लिमिटेड डायरेक्टर है, इफ ऐश इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सो अभिषेक कैन नॉट, अगर मेरा रिलेटिव यानी हमने अभिषेक का एग्जांपल लिया तो अभिषेक की रिलेटिव हुई ऐश्वर्या, ऐश्वर्या डायरेक्टर है बॉलीवुड लिमिटेड में तो अभिषेक जी नहीं बन सकते, पक्का? हाँ जी सर पक्का। चलिए सर आगे चलते हैं। ए पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, और ए पर्सन और ए पार्टनर ऑफ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर, ठीक है, in such if such person or a partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment of auditor more than 20 company, अब आगे बात लिमिट की, जो प्रिस्क्राइब लिमिट की बात की थी हमने, हाँ, सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर से, तो अगर एक ऑडिटर, देखो मैं साफ साफ सीधे शब्दों में आपको बताया, तो एक ऑडिटर 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो और 20 कंपनी में कौन कौन सी इंक्लूड नहीं होंगी? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, ठीक है, ये कितनी भी कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, ये तीनों की, ठीक है, बट इनके अलावा मैं 20 होंगी, ठीक है, तो उस केस में भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑडिटरशिप। अगला, ए पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, जेल गया है, ऑफ एन ऑफेंस इंक्लूडिंग फ्रॉड के लिए, ठीक है, और पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, हाँ, जेल जाने के बाद, वापिस आने के बाद 10 साल उस बात को नहीं हुए, ठीक है, तो भी नहीं। समझ आए? जेल गया था मैं आज से 11 साल पहले और मैं 1 साल के लिए जेल गया, 10 साल पास हो चुके हैं तो आज मैं ऑडिटर बन सकता हूं, ठीक है, बट उस बात को 10 साल नहीं हुए हैं तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। जब मैं जेल 1 साल के लिए गया हूं पर पीरियड हो गया 10 साल का, जब आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अगला, एनी पर्सन हुज सब्सिडरी or associate or any other form of entities engaged as on the date of appointment in consulting services, 144 में अदर सर्विसेज की बात करेंगे, अगर ऐसी कोई सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग तो मैं ऑडिटर भी नहीं बन सकता हूँ। आई बात समझ में? पक्का? चले आगे, चलिएगा आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। इफ ए पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन, जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है पीछे भी सारी हमने जो पढ़ी है, he shall be deemed to have vacated his office, such vacation shall be deemed a casual vacancy in 139(8). आई बात समझ में? ठीक है, ये सेक्शन कहता है 141 सबसेक्शन 4, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर, ठीक है, चलिए सेक्शन 142 रेमनरेशन ऑफ ऑडिटर, हाँ, पैसा भी तो देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड, तो रेमनरेशन भी वही देगा। सब्सिक्वेंट शेयर होल्डर, तो रेमनरेशन भी वही डिसाइड करेंगे, ठीक है, समझ आया? तो टोटल रेमनरेशन में बेसिक्स आएंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन, ठीक है, अगर ऑडिटर ने ऑडिट के लिए कुछ एक्सपेंसेस किया तो वो रिम्बर्स कर, वो भी हो जाएंगे। रिमनरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज कुछ और भी हुई हैं तो वो, और कुछ एक्सटेंडेड फैसिलिटी है तो वो सारी रेमनरेशन में आ जाएगी, ठीक है, ऑडिटर के लिए। चले, बहुत बेसिक सेक्शन है, ये शायद एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। चले आगे, सेक्शन 140, 141, 139, 143, 148 सेक्शंस, ये सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए 143 आ गया, बहुत सही सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। 1 में हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ ऑडिटर की। ए, क्या क्या कर सकता है ऑडिटर? एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स कंपनी के, ठीक है। Every auditor shall have access at all times to books of accounts and vouchers of company, whether kept at registered office or at any other place, कहीं और भी रखे गए हैं तो वहां पे वो हम पढ़ेंगे कहां पे रखे जा सकते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी में, ठीक है। देखिए इंस्पेक्ट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट को,
ठीक है, एक्सेस कर रहा है। चले आगे। बी एंटाइटल्ड टू हैव नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मांग सकता है। Auditor shall be entitled to require from officers of the company such information and explanation as he may consider necessary for performance of his duties as auditor। ठीक है, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए वो मांग सकता है। समझ आई बात? देख रहे हो, इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है ऐसे, किसी से मांग रहा है, ऑफिसर से मांग रहा है। ठीक है, समझ आई बात? चलिए आगे। चलिए, मैटर्स ऑफ इंक्वायरी, किन किन मैटर्स पे इंक्वायरी कर सकता है? देखो इंक्वायरी चल रही है। पहला, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कंपनी, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं कंपनी ने ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, को सिक्योरिटी रख के, हैज बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, वो सिक्योर्ड तो है ना, ये ऐसे ही तो नहीं दिखा रखा। वेदर टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्रीजुडिशियल, मतलब कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है और मेंबर्स के। ठीक है, तो ये चेक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद वेदर ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी which are represented by book entries, bank entries are prejudicial to interest of the company, कुछ बैंक एंट्रीज कंपनी के इंटरेस्ट में तो नहीं है, मतलब अगेंस्ट द इंटरेस्ट तो नहीं है, कुछ गलत बैंक एंट्रीज तो नहीं दिखा रखी हैं, जो ट्रांजैक्शन की है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो ना, फेक ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं। ठीक है, दिया था पैसा, डायरेक्टर को दिखा दिया हमने, क्रेडिटर को दिया है, नो, गलत बात। चले आगे। वेयर कंपनी नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है या बैंकिंग कंपनी नहीं है, वेदर सो मच ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी एज कंसिस्ट ऑफ शेयर, तो एसेट चेक करेंगे कितने शेयर्स ले रखे हैं हमने, डिबेंचर ले रखे हैं, अदर सिक्योरिटीज ले रखी हैं। ठीक है, और ली है तो क्या हमने उसको परचेज प्राइस से लेस में तो नहीं सेल आउट कर दिया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी है तो हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। अदर देन दीज हमें ये देखना है कि हमने ये सारी चीजें एक्वायर भी की, प्लस हमने इनको कम पैसे में तो नहीं बेच दिया परचेज प्राइस से, तो नहीं, वो चेक करना है। अगला, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट, कहीं उसको डिपॉजिट्स तो नहीं दिखा रखा। ठीक है, गलत। whether personal expenses charged to revenue account तो नहीं करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस जो हुए हैं कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए, के एमपीज के लिए, वो हमने पीएनएल में तो नहीं डाल दिया, रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं डाल दिया। तो अभी हमने बात करी whether पर्सनल एक्सपेंसेस जो चार्ज ना किए गए हो रेवेन्यू अकाउंट में, उसको चेक करना है। उसके बाद कह रहा है where it is stated in bank and documents of company that any share have been allotted for cash, हमने शेयर अलॉट किया हुआ है कैश में, whether cash has actually been received, उसके अगेंस्ट हमें कैश मिल चुका है, हाँ, in respect of such allotment, and if no cash has been actually received, whether position as stated in accounts and balance sheet is correct। ठीक है, अगर नहीं भी मिला है तो उन्होंने वो मेंशन कर दिया है रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग, वो बात मिसलीडिंग तो नहीं है, मिला नहीं है, हमने बोल दिया, कह दिया मिल गया है। ठीक है, ड्यूज नहीं दिखाए हैं। ठीक है, समझ आई बात? चेक करना है आपको ये सारी बातें। चलें आगे, चलिएगा। डी क्या कह रहा है? एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरीज, हम सब्सिडरी के रिकॉर्ड्स भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल हैव राइट ऑफ एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स of all its subsidiaries insofar as it relates to consolidation of financial statement, अगर वो कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, तो हम उनके बुक्स भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। कह रहा है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें आगे देखिएगा सबसेक्शन 2, 3 और 4 में हम ड्यूटीज की बात करेंगे। क्या? टू मेक ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनाना है भाई, ऑडिट किया है तो। To make inquiries whether with respect to loans and advances, sales and investment, ये आपको करना है। To make adequate disclosures देने हैं प्रॉपर, हाँ, कुछ गलत बातें लिखी है, मतलब गलत बातें जो कंपनी में आपको डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं, यानी उसको बोलते हैं हम क्वालिफिकेशन, तो उसके लिए जस्टिफिएबल रीजंस देने हैं आपको। ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, जीएम अटेंड कर सकते हैं आप फ्रॉड भी रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट। ठीक है, सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू सीएजी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का। चलिए आगे। 5, 6, 7 ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की बात करेगा। चलिए सर, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएजी, बात आपको पता ही है सर। सबमिट ऑडिट रिपोर्ट which includes direction, action taken, impact on accounts and financial statement, जो जो उसको डायरेक्शन मिली है उसको कंपाइल किया है नहीं किया, कंप्लाई किया है नहीं किया।
ठीक है, उसने उस पर क्या एक्शंस लिए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये सब। ठीक है, सीएजी में कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑन कमेंट प्लस कमेंट देगा सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट पे। ठीक है, वो कह सकता है एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कराने का, जब वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, मेन ऑडिट से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो सीएजी कह सकते हैं जी प्लीज सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कीजिए। ठीक है, तो उसको सप्लीमेंट्री ऑडिट पे रिपोर्ट कमेंट्स जाएंगे सीएजी के, प्लस हम वो मेंबर्स को देंगे कंपनी के। ठीक है, और एजीएम में भी रखेंगे। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है, ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, बस सिंपल टर्म्स हैं। ठीक है, नॉर्मल ऑडिट सीएजी अपॉइंट करेगा ऑडिटर उस पर सबमिट, उस पर देखेगा जो जो उसको डायरेक्शन मिली उसने काम करना है, उस पर एक्शंस लेगा, उस पर इम्पैक्ट देखेगा। ठीक है, सीएजी को लगता है सप्लीमेंट्री ऑडिट करानी चाहिए तो वो उस पर कमेंट्स, ठीक है, आगे मेंबर्स को सबमिट कर देंगे और एजीएम में भी प्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिएगा आगे। 143 सबसेक्शन 8 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफ सब कंपनी। ब्रांच की बात कर रहा है, अगर वो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया, दोनों केस देख लेते हैं। अगर इंडिया में है तो कंपनी ऑडिटर कर सकता है, ठीक है, और कोई और पर्सन, ठीक है, जिसे हम अपॉइंट कर सकेंगे। अगर वो आउटसाइड इंडिया तो कंपनी ऑडिटर भी कर सकता है, अकाउंटेंट वहां का अगर वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ करते हैं वो, ठीक है, और एनी पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू बी एक्ट एज ऑडिटर्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, वहां का अकाउंटेंट भी कर सकता है, यहाँ इस कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है, या फिर कोई और पर्सन जिसे हम बोल सकते हैं कि ऑडिटर बनने के काबिल है वहां के लोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रांच विल सबमिट रिपोर्ट टू कंपनी ऑडिटर। ब्रांच को अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर, अगर कंपनी ऑडिटर ने नहीं किया है हाँ तो उसके अलावा किसी ने किया है तो सबमिट करनी पड़ेगी। अगर कंपनी ऑडिटर ने ऑडिट किया है तो फिर तो वो अपने पास रखेगा ही। ठीक है, चलिए बेस्ट सबसेक्शन ऑफ द सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 की बात करेगा। अच्छा सर, इसमें क्या है? फ्रॉड की बात करेगा। ओके सर, ठीक है, फ्रॉड 1 करोड़ और उससे ज्यादा है तो क्या होगा? सुनिए, एक समअप है ये, आगे डीप में चल रहे हैं अभी हम इसके। क्या है? ऑडिटर शैल रिपोर्ट फ्रॉड टू बीओडी और ऑडिट कमेटी, इन सारी डिटेल्स के साथ। नेचर ऑफ फ्रॉड और डिस्क्रिप्शन, कौन सा फ्रॉड है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, पार्टी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, और उसमें रेमेडियल एक्शंस ले लिए हैं उसने। ठीक है, द बोर्ड एंड ऑडिट देखो, बोर्ड और ऑडिट कमेटी शैल मेंटेन द सेम इन 134। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। ठीक है, वो हम देख लेंगे। अगर लेस देन है तो बताएगा बोर्ड को। ठीक है, बोर्ड और एसी उस पर अपने कमेंट देंगे, तो ऑडिटर शैल फॉरवर्ड दिस रिपोर्ट। ठीक है, तो सीजी वो आगे देखेंगे। बट ये ना अभी बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझना नहीं है, पर इसको एक समअप इसको अपने पास अभी रख लीजिए। ठीक है, अभी समझते हैं। और इनके लिए डेज दे दिए, 2 दिन में बताना पड़ेगा, 45 दिन में उनके कमेंट्स लेने पड़ेंगे, आगे 15 दिन में उनको हम वो दे देंगे। बट जो मेन बात है वो ये है जो अब हम पढ़ने वाले, आइए समझिएगा। अब ये अमेंडमेंट आई इसमें और उसके थ्रू ये बातें हुई हैं, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है और एप्लीकेबल है। ठीक है, समझिएगा क्या अमेंडमेंट आई है वो समझते हैं। ठीक है, सेक्शन 143(12) में वो वाली बातें, ठीक है, उसके फर्स्ट प्रोवाइजो और उसके सेकंड प्रोवाइजो की बातें करेंगे अब। ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वन सेक्शन में क्या कहता है, रिक्वायर्स ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड टू सीजी। अगर वो स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा का है तो ही सीजी को हमने बताना है। ओके, ये क्या कह रहा है प्रोवाइजो, अगर लेस देन है, ठीक है, तो रिक्वायर ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड टू एसी, वो तो एसी को बताएंगे यानी ऑडिट कमेटी को बताएंगे अगर स्पेसिफाइड से कम है। और सेकंड प्रोवाइजो कह रहा है कंपनी टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ फ्रॉड इन बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में वो मेंशन कर देगी। इतनी सी बात कह रहा है। हमारी सीजी रहेंगी, ये हमारा हो गया ऑडिट कमेटी, हो गया हमारा बोर्ड। अब मेन बातें स्टार्ट हो रही है, आपके सामने पेश की जा रही हैं, समझिएगा। कुछ रूल आए इसके लिए। रूल 13 सब रूल 1 क्या कहता है समझिएगा। इफ अब वो स्पेसिफाइड अमाउंट क्या था आप समझेंगे। इफ ऑडिटर ऑफ ए कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज स्टैट ऑडिटर हैज रीजंस टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड which involves or expected, या तो है या expectations हैं, to involve individually, words पकड़िएगा, individually amount of rupees 1 crore or above is being or has been committed by against the company by its officer or employees, auditor shall report to CG। यानी स्पेसिफाइड अमाउंट की बात जो की गई थी वो रूल 13 सब रूल 1 में बताई गई है, 1 करोड़ है वो। ठीक है, चलिए आगे सर देखिए समझिए। फ्रॉड हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कब बताना है हमें, अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा का है तो। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं कुछ बात। चलिए,
वेदर रिपोर्टिंग टू सीजी इज रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस, आप बताएंगे। एक होल्डिंग कंपनी है बॉलीवुड लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है करीना लिमिटेड, ठीक है। ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी फाउंड दैट फ्रॉड हुआ है 1 करोड़ का इन सब्सिडरी। ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी को वही समझ आई, वही सेम बात, ठीक है। तो बताइए रिपोर्ट करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट एक शर्त पे जरूरी होगा रिपोर्ट करना, अगर वो अफेक्ट कर रहा है होल्डिंग कंपनी को, ठीक है, तो सीजी को रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। चलें इधर आगे, क्या अगला समझिएगा। फ्रॉड हुआ है 10 लाख का, 40 लाख का, 60 लाख का, टोटल हो गया ना 1.1 करोड़। तो बताओ रिपोर्ट करना जरूरी है? कलेक्टिव अमाउंट 1.1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है, बताइए सीजी को रिपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हमने बात की थी इंडिविजुअली, यहाँ पे इंडिविजुअली है, 3 फ्रॉड है अलग अलग अमाउंट के, ठीक है, जो 1 करोड़ से कम है, तो इंडिविजुअली, ठीक। चलिए सर अगला बताइए। फ्रॉड हुआ है 70 लाख का, ठीक है, बट उसको एक्सपेक्टेड है ऑडिटर को कि 40 लाख का सेम फ्रॉड और मिल सकता है, यानी 1.1 करोड़ जा सकता है। हाँ, तो बताओ रिपोर्ट करने की जरूरत है? हमने बोला था फ्रॉड इन्वॉल्व और एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व ना, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बात है, तो भी हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए सर आप कह रहे हो तो आगे चलिए। सब रूल 2 क्या कह रहा है? मैनर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू सीजी। ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर, पहले सबसे पहले बोर्ड और एसी को बताएगा 2 दिन के अंदर, ठीक है, जब उसको फ्रॉड का पता चला, और 45 दिन में बोर्ड और एसी से रिप्लाई मांगेगा, ओके, ठीक है, 2 दिन में बताएगा, 45 डेज के अंदर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन चाहिए उनकी हमें, ठीक है। चलिए आगे। ऑन रिसिट, अब उनसे रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन आ गया है। ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट एंड रिप्लाई एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बोर्ड और एसी एज द केस में बी अलोंग विद इट, उसके खुद के कमेंट्स, ठीक है, जो उस ऑब्जर्वेशन पे आएंगे 15 डेज में, जो बता देगा वो किसको बता देगा? सीजी को बता देगा। फ्रॉड के बारे में बोर्ड और एसी का जो ऑब्जर्वेशन आया, रिप्लाई आया वो, ठीक है, और उस पर उनका उसका खुद का कमेंट, तो वो बता देगा, ठीक है, 15 डेज में। चले आगे। इन केस ऑडिटर फेल्स, अगर देखो फेल्स टू गेट द रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, अगर 45 दिन के अंदर बॉडी एसी रिप्लाई नहीं करते हैं, तो क्या करेगा वो ऑडिटर? ही शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू सीजी, को अपनी रिपोर्ट सीजी को भेज देगा, अलोंग विद नोट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट दैट ही अर्लियर फॉरवर्डेड टू, उसमें सारी चीजें मेंशन कर देगा, मैंने बोर्ड और एसी को अपनी रिपोर्ट भेजी है, अपनी बात बताई है, पर उनसे कोई रिप्लाई नहीं मिला है मुझे, ओके जी। द रिपोर्ट शैल बी सेंड टू, फिर वो रिपोर्ट जाएगी सेक्रेटरी ऑफ एमसीएम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, एक सील्ड कवर में रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, जिसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास रखना है, ठीक है, या स्पीड पोस्ट के थ्रू जा सकती है, और साथ में एक ईमेल करना पड़ेगा आपको साथ में सेक्रेटरी को कि मैंने आपको एक कोरियर किया है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट शैल बी ऑन द, रिपोर्ट किस पे जाएगी? लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर कंटेनिंग, उसमें पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, ईमेल एड्रेस होना चाहिए ऑडिटर का, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, और साइन होना चाहिए ऑडिटर का, और उसकी स्टैंप भी होनी चाहिए जिसपे उसका मेंबरशिप नंबर है, ठीक है। चले आगे, चलिए सर। और एडीटी 4 में जाएगी रिपोर्ट, ठीक है, आपने एडीटी 1, एडीटी 2, एडीटी 3, एडीटी 4 4 फॉर्म पढ़े हैं इसमें, ठीक है। चले आगे जी सर, चलिए। सब रूल 3, मैनर ऑफ रिपोर्टिंग टू बोर्ड और एसी को बताएंगे। इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर अमाउंट, यानी 1 करोड़ से कम है, तो 2 दिन में बता देंगे क्या क्या, कि भाई देख लो जी फ्रॉड मिला है हमें, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, अमाउंट इतना है और पार्टीज ये है, ठीक है, ये बता देंगे हम बोर्ड को, पक्का। सिंपल चल रहा है ना, बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब पे, बहुत सिंपल है ये वो चीजें जो आपको लास्ट डे प्लस जितने मैक्सिमम रिवीजन आप कर पाओ, इजी रिवीजन के लिए सारी चीजें बनाई गई हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए सर, सब रूल 4 क्या कहता है? मैटर्स टू बी डिस्क्लोज, ठीक है, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ईच फ्रॉड रिपोर्टेड टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड ड्यूरिंग द ईयर शैल बी डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करनी है वो सारी चीजें। उसमें ये एक एक्स्ट्रा बातें जो इनिशियली हमने पढ़ी थी, नेचर ऑफ फ्रॉड डिस्कशन, उसका डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, और उस पर रेमेडियल एक्शन बोर्ड ने क्या लिया है, ठीक है, ये सारी बातें हमें बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी, ओके। चलिए सेक्शन 144, ऑडिटर नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज जो प्रोहिबिटेड सर्विस हैं,
अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। अब एक ऑडिटर है जिसने खुद अकाउंट्स बनाया वो उसके ऑडिट कैसे कर सकता है, ठीक है। एक स्टैट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर भी नहीं होना चाहिए। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने सिस्टम बनाया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरी की सर्विसेज नहीं देना। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज आप नहीं दे सकते, ठीक है। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस नहीं देना। मैनेजमेंट सर्विस नहीं देनी, और अदर स्पेसिफाइड कुछ और भी होगा तो भी नहीं, ठीक है। ये सारी आपको याद रखनी है बाय हार्ट, ठीक है। ज्यादा नहीं है, 7 ही है, एक एक्स्ट्रा में डाला हुआ, अदर तो आपको याद ही रहता है, ठीक है। ओनली सच सर्विसेज एज अप्रूव्ड बाय बोर्ड और ऑडिट कमेटी, ठीक है। वो सर्विसेज जो बोर्ड अप्रूव कर दे, ऑडिट कमेटी अप्रूव कर दे, वो आप दे सकते हो, ठीक है। चले आगे, ओके सर। सेक्शन 145 ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, यार ये तो नॉर्मल है। पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, आपने देखा था ड्यूटीज में भी ये बात आई थी। पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर कैन साइन ऑडिट रिपोर्ट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग साइनिंग ऑफ सर्टिफिकेशन बाय ऑडिटर, वो कर सकता है। Any qualification, observation, comments contained in audit report to be read before company in general meeting, उसने कुछ qualifications दी हैं, कुछ discrepancies दी हैं, तो वो AGM में हम पढ़ेंगे। And open to inspection by members, members उसको inspect भी कर सकते हैं if such qualification, observation, comment has any adverse effect on the functioning of company, कंपनी के ऊपर adverse effect डाल रहा है तो, ठीक है। चलिए सर। 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, ऑडिटर के पास राइट है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड करे। जो नोटिस मेंबर्स को जाएगा वो ऑडिटर को भी जाएगा, ठीक है। नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू जीएम, कंपनी में एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम अटेंडिंग जीएम, वो चाहे तो एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, ठीक है। ऑडिटर हैव राइट टू बी हर्ड एट मीटिंग ऑन एनी पार्ट व्हिच कंसर्न हिम एज एन ऑडिटर, वो उसको सुना जाना चाहिए, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन रख सकता है अगर किसी ऐसे पार्ट पे जहाँ पे लगता है कि उसको बोलना जरूरी है, जो कंसर्न है उसके एज ए ऑडिटर, ठीक है। और वो खुद भी ऑडिट जीएम अटेंड कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है, अपने आर्टिकल को भी भेज सकता है, ठीक है। वो जाके सारी चीजें नोट कर लेगा वहां पे, ठीक है। सिंपल टर्म, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन, कंपनी के ऊपर कुछ भी अगर ये प्रोविजंस में कंट्रावेंशन किया तो कंपनी के ऊपर 25,000 से 5 लाख, ऑफिसर के ऊपर जेल 10,000 से 1 लाख तक का फाइन, और बोथ। पर ऑडिटर का देखिए 25,000 से 5 लाख इफ विलफुली, अगर उसने जानबूझ के किया तो 1 साल की जेल भी हो सकती है और 1 लाख से 25 लाख तक का फाइन। पक्की बात है, हाँ जी सर पक्की बात है। चले आगे जी, चलिए। लास्ट सेक्शन इस सीरीज में इंपॉर्टेंट सेक्शन, कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है। सीजी टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, ठीक है, ठीक है। एप्लीकेबल कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। वो कंपनीज का ही कॉस्ट ऑडिट हो सकता है जो मटेरियल लेबर का यूटिलाइजेशन कर रही है, ठीक है। सीजी डिमांड चेक करे तो, ठीक है। कौन करेगा, CWA यानी CMA इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट जिसे हम बोलते हैं। सबमिट बोर्ड टू सीजी, बोर्ड सबमिट करेगा 30 डेज के अंदर सीजी को, ठीक है। CWA यानी CMA यानी कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा। नॉर्मल बात, आई बात समझ में। चलिए आगे सुनिए, अब सुनिएगा, देखो कंपनीज कॉस्ट ऑडिट एंड ऑडिट रूल्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, हाँ अब रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं CRA में। एप्लीकेबल कंपनी और नॉन एप्लीकेबल कंपनी देख लीजिए। क्लास ऑफ कंपनी एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, उसको कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑडिट की बात करें मेंटेन करने कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। पहली बात तो उसमें 2 सेक्टर आएंगे, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर इंडस्ट्री एंड अल्कोहल, ठीक है। और नॉन रेगुलेटेड में मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेज यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी, टर्बोजेट्स एंड टर्बो प्रोपेलर्स, स्टील, सीमेंट और ये सारी चीजें, ये आते हैं रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। सर आप अलग अलग क्यों कर रहे हो, अभी बताते हैं क्यों। रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड, आपको एक ओवरव्यू लिखना है, आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन देखे कि रेगुलेटेड सेक्टर का है या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का है। इसलिए एप्लीकेबल किस किस के ऊपर रही है, जो MSME में आती हैं, हाँ MSME मतलब मीडियम स्मॉल, ठीक है, स्मॉल माइक्रो वगैरह ये सारी चीजें, माइक्रो मीडियम स्मॉल ये सारी कंपनी, ठीक है, उनके लिए। माइक्रो कंपनी जिसकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक है वो माइक्रो कंपनी होती है, और 25 लाख से 5 करोड़ तक है वो स्मॉल कंपनीज होती हैं। तो इनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना एप्लीकेबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करिए, चलिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब सुनिए, कॉस्ट रिकॉर्ड तो बना लिए वहां पे, अब कॉस्ट ऑडिट किस किस को करना है। अगर रेगुलेटेड सेक्टर है तो अगर उनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टर्नओवर 25 करोड़ और उससे ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है। और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में यही लिमिट उठ जाएगी, ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट 35 करोड़ और उससे ज्यादा, तो कॉस्ट ऑडिट होगा ही होगा।
पर 3 एग्जाम्पशन। अगर वो ऑपरेट कर रहा है SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से तो नहीं। अगर उसका 75% एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इनकम है तो ठीक है। या फिर वो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो कैप्टिव कंजम्पशन मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के कंपनी के लिए ही आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और अपनी कंपनी में उसको यूज कर लिया। ठीक है, चलिए। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड विद इन 180 डेज। जैसे 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 सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हो रहा था ना, वैसे ही हो रहा है। ठीक है, उसको इंटीमेट कर देंगे CRA 2 में। CRA 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं क्योंकि, ठीक है। CRA 2 में गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द बोर्ड रेजोल्यूशन और 180 डेज, ठीक है, व्हिचएवर इज अर्लियर। 180 दिन फाइनेंशियल ईयर से या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर हम इंटीमेट कर देंगे गवर्नमेंट को CRA 2 में कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट, अब ऑडिट किया तो रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। जो ऑडिटर है कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है, CRA 3 में 180 डेज में रिपोर्ट सबमिट करेगा। क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट उसने की है कॉस्ट ऑडिट, उसके 180 दिन खत्म होने के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा BOD को और उसके विद इन 30 डेज में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे। ठीक है, CRA 4 के अंदर, ठीक है, क्या क्या जाएगा उसके साथ, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्लस एक्सप्लेनेशन ऑन क्वालिफिकेशन कंटेन्ड इन रिपोर्ट। ठीक है, बोर्ड की खुद की एक्सप्लेनेशन की उसने ऐसे रिमार्क्स क्यों दिए हैं। आई बात समझ में? सिंपल। चले आगे। क्या चले, खत्म हो गया हमारा चैप्टर। ठीक है, पूरा डन। ठीक है, क्या कह रहा है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जो आज आप काम करेंगे आपका फ्यूचर उसी पे डिसाइड होगा, ना कि जो आप कल काम करेंगे। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। क्या बात है, क्या दुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। नहीं आ रहा तो प्लीज सजेशन भेज दीजिए। सर प्लीज अपने आप को इंप्रूव कीजिए, मैं रेडी हूं इंप्रूव करने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जल्दी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।